तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डोरोका एक स्पेशल प्रिजन को खोल देती है, जो देखते ही आसपास खड़े सभी सोल्जर्स डर जाते हैं। और अब उस प्रिजन के अंदर मौजूद पर्सन सभी चेन्स और मशीन्स को तोड़ते हुए प्रिजन से बाहर आता है। अब एक सोल्जर बोलने लगता है, यह तो प्रिजनर नंबर 1001 है, हमें जल्द से जल्द जाकर चीफ को इसके बारे में बताना चाहिए। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है, अगर चीफ को इस बारे में पता चल गया तो वह हम सभी लोगों को मार देंगे। पहला सोल्जर बोलता है, तो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? तभी तीसरा सोल्जर बोलता है, हम इसे पकड़कर दोबारा से चेम्बर के अंदर कैद कर देंगे, तो तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी वह प्रिजनर उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही एक सोल्जर अपने हाथ में मौजूद डंडे से उसे मारने की कोशिश करता है, पर वह प्रिजनर उसके हाथ से डंडा छीनकर वह डंडा उसके गले में डाल देता है। दूसरा सोल्जर उसे अपनी गन से शूट करने की कोशिश करता है, पर वह प्रिजनर पहले पर्सन के पास मौजूद चाकू निकालकर दूसरे सोल्जर को मार देता है। और अब वह काफी तेजी से तीसरे सोल्जर के पास जाते हुए उसे भी मार देता है। और अब डोरोका देखती है कि यह प्रिजनर कोई और नहीं बल्कि एडोनिस होता है। अब एडोनिस वहां पर पड़े हुए एक गन को उठाकर धीरे धीरे डोरोका की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर डोरोका डर जाती है। तभी एडोनिस उसे शूट कर देता है। अब डोरोका देखती है कि एडोनिस ने उसके जंजीरों को तोड़ दिया होता है, जिसके बाद एडोनिस वहां से चला जाता है। अब प्रिजनर्स के भागने की खबर हेडक्वार्टर तक पहुंचती है, जो सुनते ही हेडक्वार्टर उस प्रिजन में अपने कई सारे सोल्जर्स को भेजते हैं। अब हमें हेडक्वार्टर में एनबीएस के डायरेक्टर यामाटो को दिखाया जाता है, जो अपने सामने खड़े एक सोल्जर को ऑर्डर देते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें जल्द से जल्द उस प्रिजन में जाना है और वहां से भागे सभी प्रिजनर्स को कैद करना है, और अगर जरूरत पड़े तो तुम उन सभी को मार भी सकते हो। तभी वह सोल्जर बोलता है, डायरेक्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता है कि मैं अपना काम करने में कितना माहिर हूँ। तभी डायरेक्टर के बगल में खड़ी लड़की गुस्से में बोलती है, इस सिचुएशन को तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यह लड़की वाइस डायरेक्टर यूकी है। और अब यूकी उस सोल्जर को गुस्से में वहां से जाने के लिए बोलती है, जो सुनते ही वह सोल्जर वहां से चला जाता है। अब उस सोल्जर के जाने के बाद यूकी बोलने लगती है, आखिर यह खुद को समझता क्या है और आखिर यह किसी भी काम को कभी सीरियस क्यों नहीं लेता। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इसे जान से मार दूंगी। तभी यामाटो बोलता है, यूकी तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। यह भले ही किसी भी काम को सीरियस नहीं लेता है, पर यह हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्जर है और आज तक यह अपने किसी भी मिशन में फेल नहीं हुआ। दूसरी ओर हमें उस प्रिजन को दिखाया जाता है, जहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स मारे जा चुके होते हैं और यह सब देखकर चीफ की हालत खराब हो चुकी होती है। और वह बोल रहा होता है कि आखिर उस लड़की ने इतने सारे सोल्जर्स को कैसे मार दिया, यह कैसे हो सकता है। तभी उसके बगल में खड़ा एक सोल्जर उसे बताता है कि उस लड़की ने आपके वॉइस को कॉपी किया और आपके स्मार्टफोन में मौजूद एआई को ऑर्डर देकर उससे यह सभी काम करवाया। चीफ बोलता है, बेवकूफों वाली बातें मत करो, मेरे स्मार्टफोन के अंदर मौजूद एआई बस यहाँ के प्रिजन्स के डोर को खोल और बंद कर सकता है, वह किसी सोल्जर को मार नहीं सकता। यह काम जरूर कैदी नंबर 1001 का है। अगर वह आजाद हो गया है तो मैं अपने हायर अप्स को क्या जवाब दूंगा। अब हमें एक टावर पर बैठे हुए एडोनिस को दिखाया जाता है, जो अपने मैजिक पेन को देख रहा होता है और अब वह अपने मैजिक पेन से एक स्पेल लिखते हुए अपने हाथ में मौजूद गन से फायर करता है। तभी उसके मैजिक की वजह से उस गन की बुलेट का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, जो जाकर सामने मौजूद एक बिल्डिंग से टकराता है। यह देखकर आसपास खड़े सभी लोग डर जाते हैं। वहीं खड़ा एडोनिस बोल रहा होता है, टाइम आ गया है पूरे रीडिया अंपायर के डिस्ट्रॉय होने का, और मैं रीडिया अंपायर में रहने वाले एक एक इंसान को कुत्ते की मौत मारूंगा। दूसरी ओर हमें उस सोल्जर एक आउट को दिखाया जाता है, जो अपने सामने आ रहे सभी गर्ल प्रिजनर को मारे चला जा रहा होता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और सामने वाला पर्सन उसे बताता है कि एक जाइंट बुलेट अचानक कहीं से आकर एक बिल्डिंग से टकरा गया है, तो एक आउट को जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। एक आउट बोलता है, ठीक है, मैं 2 मिनट में वहां पर पहुंचता हूं, और अब वह प्रिजन के चीफ को भी वहां पर गोली मार देता है। दूसरी ओर हमें डोरोका को दिखाया जाता है, जो यह सब देखकर काफी ज्यादा डर चुकी होती है और बोल रही होती है कि आखिर उसने यह क्या कर दिया, उसने एक डीमन को आजाद कर दिया है, तो यहाँ पर कुछ भी करके उसे एडोनिस को रोकना पड़ेगा। अब हमें एक मार्केट के अंदर एडोनिस को दिखाया जाता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि कोल ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया
और जब मैं मरने वाला था तब उसने मुझे सहारा दिया। अगर आज वह जिंदा होती तो मुझसे यह बोलती कि मैं रिवेंज के बारे में भूल जाऊं और एक पीसफुल लाइफ जीऊं। पर मैं उन सभी लोगों के चेहरे को अब तक नहीं भूला हूं, और जब तक मैं पूरे रीडिया एम्पायर को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। वहीं आसपास खड़े सभी लोग एडोनिस को देखते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर यह कौन पागल बीच रोड में घूम रहा है। तभी एडोनिस अपने समनिंग मैजिक का यूज करते हुए उस जगह पर एक जाइंट रोबोट को समन करता है और अब वह अपने आसपास मौजूद सभी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखकर लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और अब कई सारे लोग पुलिस स्टेशन में कॉल करके बोलने लगते हैं कि उन पर एक जाइंट अटैक कर रहा है, पर पुलिस वालों को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी एक कार काफी तेजी से उनके स्टेशन से आकर टकराती है, जो देखकर वह डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, क्या तुम नशे करके गाड़ी चला रहे हो। वहीं पर ड्राइवर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी वह पुलिस ऑफिसर अपने स्टेशन से बाहर निकलता है और तभी वह देखता है कि उससे थोड़ी दूरी पर एक जाइंट सभी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। अब आसपास मौजूद सभी लोग बिल्डिंग के बड़े बड़े पत्थरों से दबकर मरने लगते हैं और चारों ओर आतंक छा जाता है। वहीं पर एडोनिस अपने जाइंट के साथ इंपीरियल सिटी की ओर आगे बढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है, किंग गोथे, मैं आशा करता हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो, क्योंकि तुम्हें मैं अपने हाथों से कुत्ते की मौत मारूंगा। अब हमें एनबीएस के हेडक्वार्टर में कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो यामाटो को सिचुएशन के बारे में बता रहे होते हैं। वहीं पर यामाटो बोल रहा होता है, क्या तुमने इन सभी चीजों के बारे में किंग को इन्फॉर्म किया। तभी एक सोल्जर बोलता है, हमारी बात अब तक किंग तक नहीं पहुंची है, क्योंकि विन ने हमें उन तक जाने ही नहीं दिया। ने हमसे कहा कि किंग गोथे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए वह किसी को भी किंग गोथे से नहीं मिलने देगी। यह सुनते ही यामाटो बोलता है, तो फिर ठीक है, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो और शहर से सभी लोगों को खाली करवाओ। हम यहाँ पर एडोनिस का सामना खुद करेंगे। और अब वह एडोनिस के जाइंट से फाइट करने के लिए एयरफोर्स को भेज देता है, जिसके बाद वह एक ऊंचे से टावर पर खड़ा होकर उस जाइंट को देखने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है, यह जरूर कोई मैजिक यूजर है। तभी यूकी उसे बताती है कि यह कैदी नंबर 1001 है और इसके पास काफी अजीब तरीके की मैजिकल पावर मौजूद है। यह सुनते ही यामाटो अपने एक सोल्जर से बोलता है, अगर हमें इसे हराना है तो हमें डीएएम की जरूरत पड़ेगी, तो जल्दी से उसे यहाँ पर लेकर आओ। तभी वह सोल्जर यामाटो को बताता है कि डीएएम को अंडरग्राउंड एक जगह पर छिपाकर रखा गया है और पिछले 10 सालों में हमारी फाइट किसी भी मैजिक यूजर के साथ नहीं हुई, इसीलिए पिछले 10 सालों से उसका इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। यह सुनते ही यामाटो बोलता है, यूकी, डीएएम की जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपता हूँ, तो जल्दी से उसे यहाँ तक पहुँचाओ। दूसरी ओर एडोनिस अपने जाइंट के साथ काफी तेजी से सभी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वह अपने सामने आ रहे हर इंसान को कुचलते चला जा रहा होता है। तभी कई सारे टैंक्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं और एडोनिस पर फायर करने की कोशिश करते हैं, पर उनका निशाना हर बार चूक जाता है। अब यह देखते ही एडोनिस एक बिल्डिंग पर पंच करते हुए उस बिल्डिंग के टुकड़ों को उन टैंक्स की ओर फेंकता है, जिससे वह सभी टैंक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब हमें बताया जाता है कि पिछले 10 सालों से एडोनिस एक चेंबर के अंदर कैद था, यहाँ तक कि वह अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं सकता था। पर पिछले 10 सालों में उसने हर रोज अपने दिमाग के अंदर कोल द्वारा सिखाए गए मैजिक की प्रैक्टिस की, साथ ही साथ उसने साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझा, जिससे उसकी नॉलेज टाइम टू टाइम इंक्रीज होती चली गई। और अब वह अपने रिटर्न समनिंग मैजिक का यूज करके किसी भी चीज को समन कर सकता है। और पिछले 10 सालों में एक जगह पर कैद रहे उसके अंदर मौजूद इंसानों के लिए नफरत बढ़ती चली गई और अब वह इंसानों से इतनी ज्यादा नफरत करता है कि वह उन इंसानों को भी जान से मार देना चाहता है जो उस दिन कोल के मौत के समय उस जगह पर मौजूद नहीं थे। वहीं पर प्रेजेंट टाइम में सभी लोग एडोनिस के जाइंट को देखकर भाग रहे होते हैं। यह देखते ही एडोनिस अपनी समनिंग मैजिक का यूज करते हुए वहां पर एक मशीन गन बनाता है और अब वह उससे शूट करते हुए अपने सामने भाग रहे हर एक इंसान को मारने लगता है। वहीं यह देखकर उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है, पर तभी उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह बोलता है, मैं यहाँ पर इतना ज्यादा खुश हूँ तो फिर मेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। मुझे इन सभी इंसानों को मारकर यहाँ पर हंसना चाहिए, पर मैं रो क्यों रहा हूँ। दूसरी ओर हमें एक आउट को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग पर बैठा
एडोनिस को देख रहा होता है और अब वह कॉल करके यामाटो को बताता है कि एडोनिस जाइंट के राइट हैंड के ऊपर बैठा हुआ है, तो वह लोग जाइंट के राइट हैंड पर अटैक करके एडोनिस को मार सकते हैं। यह सुनते ही यामाटो अपने एयरफोर्स को जाइंट के राइट हैंड पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और अब एयरफोर्स जाइंट पर अटैक करके एडोनिस को उसके राइट हैंड से नीचे गिरा देते हैं और बोलते हैं उनका मिशन पूरा हुआ। पर यामाटो बोलता है लगातार फायरिंग करते रहो जब तक एडोनिस मर नहीं जाता। यह सुनते ही एयरफोर्स लगातार उस जाइंट पर बम्बार्डमेंट करने लगते हैं। वहीं पर जाइंट के चारों ओर कई सारे लोग मौजूद होते हैं जो उस बम्बार्डमेंट से मरने लगते हैं। वहीं वह सभी चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं अभी तक हम सिटी के अंदर ही हैं, तो आखिर आर्मी ने यहाँ पर अटैक करना क्यों स्टार्ट कर दिया? क्या आर्मी हमें भी मारना चाहती है? अब एक बड़ी सी बिल्डिंग एक बच्चे के ऊपर गिरने वाली होती है, पर तभी डोरोका वहां पर आते हुए उस बच्चे को बचा लेती है और अब वह बोलती है उसे कुछ भी करके जल्द से जल्द यह सब कुछ रोकना होगा। वहीं पर आसपास चारों ओर डेड बॉडीज पड़े हुए होते हैं। तभी डोरोका एक आदमी को बोलती है कि वह इस बच्चे का ख्याल रखे क्योंकि अभी उसे कुछ जरूरी काम है। यह बोलते हुए वह उस बच्चे को वहां पर छोड़कर चली जाती है। दूसरी ओर एडोनिस एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा हुआ होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि पिछले 10 सालों से एक जगह पर कैद, मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। अब हमें इंपीरियल सिटी में किंग का कासल दिखाया जाता है जहां पर किंग अपने बिस्तर पर लेटा बहुत ही ज्यादा बीमार हो रहा होता है और अब वह बोलता है मैं यहाँ पर चैन से सोने की कोशिश कर रहा था, पर आसपास हो रहे शोर की वजह से मैं उठ गया। तभी उसके बगल में बैठी क्वीन बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमारा किंगडम यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, तो तुम आराम से सो सकते हो। तभी किंग गोथे बोलता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वीन हो और मैं और हमारा किंगडम इतना ज्यादा ग्रोथ आज इसीलिए कर पाए क्योंकि तुमने मेरा हमेशा साथ दिया। तभी वह वहां पर खांसने लगता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। अब वह बोलता है मेरा अंत करीब है। तभी क्वीन चिल्लाते हुए सोल्जर्स से डॉक्टर ग्रिफिन को वहां पर बुलाने के लिए बोलती है। किंग गोथे बोलता है मुझे जो बीमारी हुई है उसका इलाज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, यह गॉड का एक कर्स है। गॉड मुझे यहाँ पर पनिश करना चाहते हैं क्योंकि अपने किंगडम को डेवलप करने के लिए मैंने कई सारे निर्दोष लोगों की जान ली, साथ ही साथ मैंने सभी विचेस को जान से मारकर खुद गॉड बनने की कोशिश की। पर मैं यह बात समझ चुका हूँ कि इंसान कभी भी भगवान नहीं बन सकता है और मैंने जो पाप किए भगवान मुझे उसकी सजा दे रहा है। दूसरी ओर एडोनिस अपने रिटर्न समनिंग मैजिक का यूज करते हुए सभी एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय किए चला जा रहा होता है और वह एक एक सोल्जर को पकड़कर उन्हें मसल देता है। यह देखकर वहां पर खड़ा एक सोल्जर गुस्से में एडोनिस पर फायर करने लगता है। वहीं पर यामाटो द्वारा भेजे गए सभी एयरफोर्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और सभी सोल्जर्स भी मारे जा चुके होते हैं। तभी एक सोल्जर उसे बताता है कि मास्टर यामाटो, एक सिविलियन काफी तेजी से कैदी नंबर 1001 की ओर आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर यामाटो ने उस सोल्जर को पकड़ रखा होता है। वहीं वह सोल्जर बोल रहा होता है तुम सच में एक डीमन हो, हमें आज से 10 साल पहले तुम्हें भी उस विच के साथ मार देना चाहिए था। एडोनिस बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी उस दिन मर जाना चाहता था पर तुमने 10 सालों तक मुझे जिंदा रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। यह बोलते हुए वह उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी पीछे से डोरोका वहां पर पहुंच जाती है और अब वह चिल्लाते हुए एडोनिस को रोकती है। अब एडोनिस डोरोका को देखते हुए बोलता है तुम तो एक प्रिजनर हो ना, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी डोरोका बोलती है तुम यहाँ पर बहुत निर्दोष लोगों को मार चुके हो, तो अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। यह सभी निर्दोष लोग हैं और इनकी कोई भी गलती नहीं है जिन्हें तुम लगातार मारे चले जा रहे हो। तभी एडोनिस गुस्से में उस सोल्जर का गला दबाकर मार देता है, जो देखकर डोरोका डर जाती है। एडोनिस हंसते हुए बोलता है अभी तुमने क्या कहा? इंसान इनोसेंट है। मैं सच में बेवकूफ हूँ जो मैंने तुम्हें उस वक्त जिंदा छोड़ दिया। मैं भूल गया था कि इंसान इंसान होते हैं, भले ही वह रीडिया अंपायर के हो या फिर किसी और किंगडम के। इस दुनिया का हर एक इंसान मेरा दुश्मन है जिसे मैं जान से मार दूंगा। तभी डोरोका बोलती है कोल कभी भी कुछ ऐसा नहीं चाहती थी, मुझे पता है कि कोल तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तभी एडोनिस गुस्से में उसे पकड़ते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जुबान से कोल का नाम लेने की? इंसानों ने तुम्हें यहाँ पर स्लेव बनाकर रखा और उन्होंने तुम्हें बेचने की कोशिश की, इसके बावजूद तुम यहाँ पर इंसानों को बचाना चाहती हो। हमने इंसानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, पर इसके बावजूद
किंग गोथे और उस जगह पर मौजूद सभी लोग कोल को मरते हुए देखकर खुश हो रहे थे। उनका हंसता हुआ चेहरा मैं आज तक नहीं भूला हूँ। और तुम ऐसा दिखाना बंद करो जैसा तुम्हें कोल और मेरे बारे में सब कुछ पता है। तभी डोरोका बोलती है, कोल ने तुम्हें एडोनिस नाम दिया था, एडोनिस जो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा। कोल सबसे ज्यादा पावरफुल विच थी और उसने अपने डिसाइपल को यह नाम दिया था। यह बात सभी विचेस को पता है। यह बोलते हुए वह अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है, जो देखकर एडोनिस उसे छोड़ देता है और बोलता है तो तुम एक विच हो। तभी डोरोका उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है, पर तभी एडोनिस उसका गला दबाते हुए बोलता है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, आज से 10 साल पहले ही किंग गोथे ने सभी विचेस को मार दिया था, तो आखिर तुम एक विच कैसे हो सकती हो? तुम एक इंसान हो जो यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। तभी डोरोका बोलती है, विच हंट के दौरान कई सारी विचेस बच गई थी और वह रीडिया अंपायर से भागने में कामयाब हो गई थी। यह सुनते ही एडोनिस गुस्से में बोलता है, तो आखिर उस दिन जब पूरी दुनिया के सामने कोल को मारा जा रहा था, तब तुम में से कोई भी हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आया? यह सुनते ही डोरोका माफी मांगते हुए बोलती है, सभी विचेस उस समय बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और सभी अपनी जान बचाना चाहती थी, इसीलिए उस दिन उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। तभी एडोनिस बोलता है, उस दिन भले ही तुम अपनी जान बचाकर भाग गई थी, पर आज तुम्हारा मेरे हाथों मरना तय है। अगर कोल यहाँ पर जिंदा नहीं रही तो तुम जिंदा रहकर क्या करोगी? तभी डोरोका बोलती है, वह कोल को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। यह सुनते ही एडोनिस रुक जाता है और अब वह गुस्से में डोरोका को दूर फेंकते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं इस पूरे किंगडम के साथ तुम्हें भी जान से मार दूंगा। तभी डोरोका बोलती है, वह दूसरे किंगडम से छिपकर वापस से रीडिया अंपायर में इसीलिए आई जिससे वह एडोनिस को आजाद करवा सके और वह एडोनिस के साथ मिलकर कोल को दोबारा से जिंदा कर सकती है। यह सुनते ही एडोनिस एक स्वॉर्ड बनाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रीडिया अंपायर और मेरे बीच जो भी आया उसका मरना तय है। तभी डोरोका बोलती है, अगर उसे मारकर एडोनिस को शांति मिलेगी तो वह मरने के लिए तैयार है। अब यह सुनते ही एडोनिस को कोल की याद आ जाती है, जो देखकर वह वहां पर रुक जाता है और अब वह रोते हुए बोलता है, तो क्या तुम सच में कोल को दोबारा से जिंदा कर सकती हो? तभी डोरोका खड़ी होते हुए बोलती है, अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो यह काम बहुत ही ज्यादा आसान है। और यह बोलते हुए वह एडोनिस की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। अब एडोनिस उसकी ओर हाथ बढ़ाता है कि तभी पीछे से एक आउट अटैक करते हुए डोरोका को मार देता है और यह देखकर एडोनिस का दिमाग काम करना दोबारा से बंद कर देता है। वहीं पर बैठा एक आउट बोल रहा होता है, मेरा निशाना चूक गया, मैं अपने एक ही अटैक में दोनों को ही मारना चाहता था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।